नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुपमा साहा। आज का हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपके फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम समाजशास्त्र के सबसे डोमिनेंट पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, संरचनात्मक प्रकारवाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इसी परिप्रेक्ष्य को टेलकोट पार्सन्स का जो योगदान है उसके बारे में बताना प्रारंभ किया था और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको टेलकोट पार्सन्स की जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, जो बौद्धिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में विस्तार से बताया था। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन्होंने फंक्शनल एनालिसिस को, प्रकार्यात्मक विश्लेषण को किस प्रकार से अपना योगदान दिया है। Functional perspective of Talcott Parsons. We already know that functionalism sees society as a system, a set of interrelated parts that together form a whole. अब इतने लंबे समय से प्रकारवाद की चर्चा करते हुए हम यह बात तो समझ ही गए हैं कि प्रकारवाद जो है वह समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखता है, एक ऐसी व्यवस्था के रूप में जिसके कई परस्पर अंतर संबंधित भाग हैं और ये सब भाग मिलकर एक समग्र का निर्माण करते हैं। We also know that functionalism believes that there is a certain degree of consensus and integration among the various parts of the system. हमें ये भी मालूम है कि प्रकारवाद यह मानता है कि समाज के जो अलग अलग भाग हैं उनके बीच कुछ सीमा तक एक मत्य है, एकीकरण है और यही एक मत्य और एकीकरण समाज के अलग अलग भागों को एक साथ बांधता है और समाज व्यवस्था को स्थिर रखता है। Talcott Parsons too held similar views. To him too, society was a system. तो Talcott Parsons भी समाज को एक व्यवस्था मानते हैं और प्रकारवादी जो विश्लेषण है उसके जो मान्यताएं हैं उनको स्वीकार करते हैं। He argued that this social system has certain functional prerequisites that need to be met if the system is to survive. तो पार्सन्स ये कहते हैं कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में कुछ प्रकार्यात्मक पूर्व दशाएं होती हैं, पूर्व अपेक्षाएं होती हैं जिनका पूरा किया जाना बहुत आवश्यक है यदि सामाजिक व्यवस्था को बने रहना है। तो सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए ये पूर्व दशाएं आवश्यक होती हैं। He then went on to point out the four fundamental functional prerequisites that are basic to the survival of any social system. तो वो ये कहते हैं कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था के बने रहने के लिए चार प्रकार्यात्मक पूर्व दशाएं होती हैं, पूर्व अपेक्षाएं होती हैं जिनका पूरा किया जाना बहुत ज़रूरी है। और ये चार पूर्व अपेक्षाएं कौन कौन सी हैं? टेलकोट पार्सन्स के अनुसार ये चार पूर्व अपेक्षाएं हैं, पहली एडेप्टेशन यानी अनुकूलन, गोल अटेनमेंट यानी लक्ष्य प्राप्ति, इंटीग्रेशन यानी एकीकरण और पैटर्न मेंटेनेंस यानी निरंतरता। तो ये जो चार प्रमुख पूर्व अपेक्षाएं हैं ये अगर पूरी होती हैं तभी सामाजिक व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। Parsons further argues that these functional prerequisites can be seen as problems that society must solve if it is to survive. तो पार्सन्स कहते हैं कि क्योंकि ये ज़रूरी हैं, ये चार जो प्रकार्यात्मक पूर्व दशाएं हैं, चूँकि ये ज़रूरी हैं इसलिए समाज को इन्हें एक ऐसे चैलेंज या चुनौती या समस्या के रूप में देखना चाहिए जिनको पूरा किया जाना, जिनका समाधान ढूंढा जाना ज़रूरी है अगर समाज को बने रहना है। The function of any part of the social system may be seen as the contribution it makes towards meeting any of these functional prerequisites. तो वो ये कहते हैं कि समाज एक व्यवस्था है और समाज के अलग अलग भाग हैं, तो हर भाग का जो प्रकार है, जो फंक्शन है, वो वास्तव में वह भूमिका है या वह योगदान है जो वह इन
4 पूर्व अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए करता है। तो फंक्शनलिज्म का जो टेलकॉट पार्सन्स का जो निरूपण है उसके अनुसार समाज के जो अलग अलग भाग हैं उनका प्रकार्य वह है जो उनका योगदान है समाज की या सामाजिक व्यवस्था की जो पूर्व अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए। तो हर सिस्टम का हर पार्ट कोई न कोई योगदान देता है ताकि इन 4 पूर्व अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके और हर भाग का जो योगदान है वही उसका प्रकार्य कहलाता है। अब हम सभी पूर्व अपेक्षाओं को एक एक करके संक्षेप में देखेंगे। सबसे पहली है पूर्व अपेक्षा है एडेप्टेशन। दिस रेफर्स टू मीटिंग द सर्वाइवल नीड्स ऑफ द मेंबर्स। जो ये सबसे पहली पूर्व अपेक्षा है इसका संबंध किससे है? जो एक समाज के सदस्य हैं उनके जो अस्तित्व की दशाएं हैं उनसे संबंधित है। द सिस्टम नीड्स प्रोविजन फॉर एडजस्टमेंट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। वो ये कहते हैं कि हर सामाजिक व्यवस्था कोई ना कोई ऐसा तरीका चाहती है जिसके द्वारा समाज एक समाज के जो सदस्य हैं वो अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर सके। Some mechanism for the satisfaction of the need for food, clothing and shelter is required। यानी किसी भी सामाजिक व्यवस्था में जो सदस्य हैं उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ज़िंदा रहने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो इन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति का कोई न कोई ज़रिया होना चाहिए, कोई न कोई साधन होना चाहिए, कोई न कोई तरीका होना चाहिए, तभी समाज बना रह सकता है। The economic institutions contribute towards meeting these needs of the system। तो सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा होते हैं आर्थिक संस्थाएं। तो वो ये कहते हैं कि आर्थिक संस्थाओं का ये प्रकार्य है, उनका ये फंक्शन है कि वो एडेप्टेशन संबंधी, अनुकूलन संबंधी जो बेसिक नीड्स हैं, मनुष्य की जो फंडामेंटल नीड्स हैं सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, इन आवश्यकताओं की पूर्ति आर्थिक संस्थाएं करती हैं। उसके बाद जो दूसरी पूर्व अपेक्षा की वह बात कर रहे हैं वह है गोल अटेनमेंट यानी लक्ष्य प्राप्ति। टेलकॉट पार्सन्स कहते हैं दिस रेफर्स टू द नीड फॉर ऑल सोसाइटीज टू सेट गोल्स टुवर्ड्स विच सोशल एक्टिविटी इज डायरेक्टेड। अब वो ये कह रहे हैं कि एक दूसरी जो पूर्व अपेक्षा है किसी समाज के बने रहने के लिए वो यह है कि समाज में जो अलग अलग व्यक्ति या समूह हैं उनके लिए कुछ लक्ष्यों का निर्धारण हो ताकि वे उस दिशा में अपनी सामूहिक गतिविधियों को केंद्रित कर सकें। There is need to lay down procedures for setting goals and deciding on priorities। तो वो ये कहते हैं कि फिर किसी न किसी ऐसे मैकेनिज़्म की, किसी न किसी ऐसे तरीक़े की ज़रूरत है कि जिसके द्वारा समाज के या व्यवस्था के सामूहिक लक्ष्यों का निर्धारण हो सके और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाओं और नियमों का निर्धारण हो सके। The political institutions work towards meeting these ends। तो राजनीतिक संस्थाएं भी सामाजिक जो व्यवस्था है उसका भाग होते हैं और इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का, इन राजनीतिक संस्थाओं का यही कार्य होता है कि वे समाज के लिए, व्यवस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो भी नियम हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, उनका निर्धारण करें। The state and the government set goals and priorities and lay down rules and procedures to achieve them। तो जो राज्य है और जो सरकार होती है उसका यही कार्य होता है कि वह लक्ष्यों का, प्राथमिकताओं का निर्धारण करे और तय करे नियम, कानून, प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों की समुचित प्राप्ति हो सके। इसके बाद जो तीसरी पूर्व अपेक्षा है टेलकॉट पार्सन्स के अनुसार वो है इंटीग्रेशन या एकीकरण।
This is related to the need of conflict and tension management. अब चूँकि समाज एक व्यवस्था है और व्यवस्था में अलग अलग भाग होते हैं, तो बहुत लाजमी है कि इन अलग अलग भागों के बीच में कभी कभार टेंशन होता है, तनाव होता है, संघर्ष की स्थितियाँ होती हैं, विवाद की स्थितियाँ होती हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि अलग अलग जो सिस्टम के पार्ट्स हैं उनके बीच में व्यवस्था बनाई रखी जा सके और उनके बीच जो भी तनाव या संघर्ष या विवाद उत्पन्न होते हैं उनको किसी न किसी प्रकार से मैनेज किया जाए, उनको किसी न किसी प्रकार से नियंत्रित किया जाए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पूर्व दशा या पूर्व अपेक्षा है सामाजिक व्यवस्था के बने रहने के लिए। The system needs some mechanism to coordinate and create order among different parts of the system so that there is harmony, cooperation and balance among the different parts of the system. तो आप समझ ही गए होंगे कि हर व्यवस्था के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपने विभिन्न भागों के बीच में एक तरह का सामंजस्य स्थापित करे ताकि उनके बीच में सौहार्द हो, उनके बीच में सहयोग हो, उनके बीच एक संतुलन हो और समाज में जो अलग अलग भाग हैं वो एक व्यवस्थित ढंग से अपना अपना निर्धारित जो कार्य है वो करते रहें। लीगल इंस्टीट्यूशंस सर्व दिस पर्पस। तो वो ये कह रहे हैं जो विधिक संस्थाएं होती हैं वे भी सामाजिक व्यवस्था का एक भाग हैं और ये विधिक संस्थाएं यह कोऑर्डिनेशन का, एकीकरण का, सामंजस्य का, समायोजन का काम करती हैं। They arbitrate and settle disputes and conflicts between various units and prevent the breakdown of the system. तो वो वास्तव में जो विधिक संस्थाएं होती हैं उनका यही कार्य होता है कि वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं समाज के, जो अलग अलग भाग हैं, उनके पारस्परिक विवादों को सुलझाती हैं, उनका निस्तारण करती हैं और इस प्रकार संघर्ष या तनाव के कारण सामाजिक व्यवस्था में किसी भी तरह के ब्रेकडाउन, किसी भी तरह के विघटन को रोकती हैं या नियंत्रित करती हैं। और अंतिम जो पूर्व अपेक्षा है वह है पैटर्न मेंटेनेंस यानी निरंतरता। This refers to the need to maintain and preserve the shared value systems, norms and accepted behavior patterns. तो अब पार्सन्स कहते हैं कि समाज के बने रहने के लिए एक और जो महत्वपूर्ण पूर्व अपेक्षा है वो ये है कि समाज की जो व्यवस्था है, समाज के जो समान लक्ष्य हैं, जो समाज के स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान हैं, उनको सुरक्षित रखना, उनको संरक्षित रखना और उनको अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने का काम जो है वह भी आवश्यक है। There is a need to train and socialize members of the society. तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो समाज के नए सदस्य आ रहे हैं उनको समाज के जो नियम, कानून, व्यवहार प्रतिमान हैं, जो समाज में व्यवहार करने के सामान्य तरीके हैं, जो समाज के सामान्य मूल्य हैं, जो समाज के सामान्य लक्ष्य हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाए, उनके बारे में उनको प्रशिक्षित किया जाए, यह भी ज़रूरी है। और वे ये कहते हैं कि family, educational institutions and religion serve to meet this end of the system. तो इस आवश्यकता को, जो समाजीकरण की जो आवश्यकता है, जो मूल्य और परंपराएं और व्यवहार प्रतिमानों को सिखाने की और उनके हस्तांतरण की जो व्यवस्था है, वह काम जो करती हैं वह हमारी जो ये संस्थाएं हैं, परिवार नामक संस्था, शिक्षण संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं, ये सभी मिल करके इस कार्य को संपादित करती हैं। अर्थात ये हमारे समाज में पैटर्न मेंटेनेंस का, निरंतरता को, संस्कृति को संरक्षित रखने का और संस्कृति को हस्तांतरित करने का जो कार्य है वह ये संस्थाएं करती हैं।
These then are the 4 basic functional prerequisites according to Parsons, on the basis of which all social systems can be analyzed. तो पार्सन्स कहते हैं अगर हम इन 4 पूर्व दशाओं को आधार बनाकर रखें तो फिर हम किसी भी सामाजिक व्यवस्था को हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं. The different parts of the system working towards meeting these ends can then be identified. तो फिर एक बार हम इन पूर्व अपेक्षाओं को हर सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में जब देखेंगे तो हम फिर ये पहचान करेंगे उस सामाजिक व्यवस्था में वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं जो इन प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं. The function of each part can be seen as the contribution it makes towards meeting those ends. तो हर भाग इन पूर्व अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए जो कुछ भी योगदान दे रहा है वही उसका प्रकार्य माना जाएगा, वही उसका फंक्शन माना जाएगा. तो इस तरह से टेलकॉट पार्सन्स ने जो अपना प्रकार्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया उसके अनुसार सामाजिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के बने रहने के लिए कुछ पूर्व दशाएं हैं और समाज व्यवस्था के जो अलग अलग भाग हैं वे इन्हीं पूर्व दशाओं की पूर्ति का कार्य करते हैं और हर पार्ट जो कार्य करता है इन पूर्व अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए वही उसका प्रकार्य या फंक्शन है. तो ये बहुत सरल सा सिंपल सा एक फॉर्मूलेशन है, एक निरूपण है टेलकॉट पार्सन्स का. मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैंने आपको जो सामग्री उपलब्ध करवाई है इस वीडियो के माध्यम से वो आपको फंक्शनलिज्म को, प्रकार्यवाद को समझने की दृष्टि से उपयोगी लगी होगी. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.